अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। आइए सुनते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का भाग 24, सफलता की कहानियाँ। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक मिशन था, एक ऐसा प्रयास जिसने न केवल हमारे बुजुर्गों की आवाज को सुनने को मंच दिया, बल्कि उनके अनुभवों, संघर्षों और सपनों को भी समझने की कोशिश की। ये केवल शब्दों का संगम नहीं था, बल्कि भावनाओं की गहरी नदी थी, जो हमारे श्रोताओं के दिलों तक बहती रही। एक ऐसा सफर जिसमें हमने हर पड़ाव पर बुजुर्गों की तकलीफों को सुना और उनकी उम्मीदों को जाना, उनके अनुभवों से कुछ नया सीखा। आज जब हम इस सफर के 24वें और अंतिम एपिसोड के मुकाम पर खड़े हैं, तो दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही है। एक तरफ संतोष कि हमने कुछ सार्थक किया, और दूसरी तरफ हल्की सी उदासी कि ये प्यारा सा सफर अब समाप्ति की ओर है। इस पूरे सफर को संभव बनाने का श्रेय जाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन को, जिन्होंने इस पहल को देश के लगभग 200 प्रतिष्ठित रेडियो स्टेशनों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन 3-4 महीनों में जो रिश्ता हमने अपने श्रोताओं से जोड़ा, वो किसी औपचारिक बातचीत तक सीमित नहीं रहा। ये एक ऐसा अटूट बंधन बन गया जिसमें न सिर्फ ज्ञान और जागरूकता थी, बल्कि अपनापन, प्यार और एक दूसरे के लिए चिंता भी थी। ये रिश्ता केवल रेडियो तरंगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें भावनाओं की मिठास, अपनत्व की गर्मी और प्रेम की कोमलता भी जुड़ गई। हमने देखा कि कैसे हमारे बुजुर्ग, जो कभी अपने परिवार और समाज की रीढ़ हुआ करते थे, उम्र के इस पड़ाव में अक्सर अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। हमने सुना उन बुजुर्गों की कहानी जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपने परिवार और समाज को समर्पित कर दिया, लेकिन अब खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रहे थे। हमने जाना कि आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक तनाव और सामाजिक उपेक्षा, ये 4 बड़े मुद्दे हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अक्सर जूझते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब सही जानकारी, सही समय और सही प्रयास मिल जाए, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। हमारे इस कार्यक्रम में न केवल बुजुर्गों को जागरूक किया, बल्कि उन्हें ये भरोसा भी दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। हमने उन्हें सरकारी योजनाओं, पेंशन स्कीमों, स्वास्थ्य सुविधाओं और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। लेकिन इससे भी बढ़कर हमने उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनकी उपस्थिति, उनके अनुभव और उनकी कहानियाँ अमूल्य है। वे न सिर्फ अपने परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। आपके अनगिनत फोन कॉल्स, संदेश और प्रतिक्रियाएं इस बात का प्रमाण है कि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान महज एक रेडियो कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी भावना बन चुका है जिसने हर दिल को छुआ है। ये उन बुजुर्गों के लिए एक संबल बना जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे थे, कभी आर्थिक तंगी, कभी शारीरिक कमजोरी, कभी मानसिक तनाव, तो कभी सामाजिक उपेक्षा। लेकिन इन चुनौतियों के समाधान के रूप में हमने आपको ऐसी योजनाओं और पहल से परिचित कराया जो भारत और लक्ष्मी के संयुक्त प्रयासों से बुजुर्गों की जिंदगी को थोड़ा आसान बना सके। और आज इस अंतिम एपिसोड में हम उन लोगों की आवाज आप तक पहुंचाएंगे जिनकी जिंदगी में हमारे इस कार्यक्रम ने बदलाव लाया है। हमने जिन बुजुर्गों को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया,
किया, उन्होंने क्या महसूस किया, कैसे बदली उनकी दुनिया और उन्होंने भरत और लक्ष्मी से क्या कहना चाहा, यही सब कुछ आज हम आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, आपके अपने इस प्यारे रेडियो स्टेशन पर। मैं हूं आपका दोस्त भरत और मेरे साथ है मेरी प्यारी पोती लक्ष्मी। जी दादाजी, और आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमारे इस प्रयास ने वास्तव में बुजुर्गों की जिंदगी में क्या बदलाव लाए हैं। बिल्कुल लक्ष्मी, हमने अब तक न सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी बल्कि उन बुजुर्गों की कहानियां भी सुनवाई जिनकी जिंदगी में इन योजनाओं ने रोशनी भरी। आज हम उन्हीं से सुनेंगे कि कैसे इस कार्यक्रम ने उनकी दुनिया बदल दी। और हाँ दादाजी, आज हमारे पास कुछ बहुत ही खास मेहमान भी है जो अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए इस अंतिम एपिसोड में जानते हैं उन सच्ची कहानियों को जिन्होंने ये साबित किया कि जब सही जानकारी, सही समय और सही प्रयास मिल जाए तो हर बुजुर्ग का जीवन सम्मान और सुकून से भरा हो सकता है। तो आप तैयार हैं? हमारे इस खास एपिसोड में पहली कहानी हमारे एक बुजुर्ग मित्र की है जिन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाकर अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव किया है। जब हमने पहली बार इनसे मुलाकात की थी तब परिस्थितियां कुछ और ही थी, लेकिन अब उनकी कहानी एक मिसाल बन चुकी है जो बताती है कि अगर सही समय पर सही जानकारी और समर्थन मिल जाए तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। कहा जाता है कि बुजुर्ग का स्वभाव एक बच्चे की तरह हो जाता है, इसलिए अक्सर उनके कार्यकलापों पर घर के लोग समझौता नहीं कर पाते, उनको झिड़क देते हैं, डांट भी देते हैं, नसीहतें भी देते रहते हैं। वैसे दादाजी, मुझे लगता है कि कई बार घर के हर उम्र के सदस्य उनके मन की भावनाओं को और उनको समझ नहीं पाते। ऐसे में घर के बुजुर्ग शांत से हो जाते हैं और खुद को व्यस्त रखने के लिए जहाँ खुशी मिलती वहीं जुड़ जाते हैं। लेकिन तुमने इस बात का जिक्र क्यों किया? वो इसलिए दादाजी कि एक सच्ची घटना है जिसे रितु कौशिक ने अपनी आवाज में बुजुर्गों को समझो शीर्षक के साथ हम तक पहुँचाया था। तो चलिए आपको और हमारे श्रोताओं को वही घटना सुनवाती हूँ। हेलो जिंदगी की बात आपके साथ। हेलो जिंदगी में मैं रितु कौशिक। उन दिनों खुद से एक वादा किया था, रोज सुबह प्यारी नींद को त्याग मॉर्निंग वॉक पर जाने का। पता था कि ज्यादा दिन नहीं निभा पाऊंगी क्योंकि सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी, पर घर वालों ने मेरे इस आलस पर इतने ताने मारे कि मुझे इसे चैलेंज के रूप में लेना पड़ा। पर इस चैलेंज में मैंने स्वास्थ्य लाभ किया या नहीं ये तो नहीं पता, पर और बहुत कुछ सीखा जो आपसे बांट रही हूँ। उन दिनों मैंने एक आंटी को नोटिस किया जो थोड़ा घूमती और फिर कोने वाली बेंच पर बैठ जाया करती। थोड़ा दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि उन्हें मैंने देखा है अपनी एक सहेली के घर के पास। मैं रोज उन्हें देखती रहती, वो चुपचाप शून्य में निहारती रहती, जैसे उनके जीवन का सत्य बस खालीपन हो। पार्क के सबसे कोने वाली बेंच पर जहाँ पेड़ की घनी छांव पड़ती थी वहीं रोज बैठती। उनके घर के पास ही मेरी सहेली रहती थी। मैं खुद को रोक न पाई उससे उन आंटी के बारे में पूछने से। सहेली ने बताया कि वो अपने बेटे बहू के साथ रहती है, कुछ खास बनती नहीं, उनकी पति गुजर चुके हैं। ये मेरा रोज का रूटीन था। अब भी आंटी शून्य सी एक ओर देखती रहती, निराश हताश। मन किया कि उनके पास जाऊं और पूछूं कि क्यों उदास है। फिर लगा कि क्या सोचेंगी, पर अंदर से आवाज आई कि कम से कम उनसे मिलना तो चाहिए, शायद वो खुद ही बता दे और मैं उनकी मदद कर पाऊं। ये सोचकर मेरे कदम उस बेंच की ओर बढ़ गए। जैसे ही उनके सामने जाकर मैं खड़ी हुई, मुझे पहचानने की कोशिश करने लगी और अचानक मेरी तरफ उंगली उठाकर बोली, अरे तुम तो सुधा की सहेली हो ना, मैंने बहुत बार देखा है तुम्हें उसके घर। आंटी मुझे खुद ही पहचान गई थी। अब मेरे लिए आसानी हो गई थी। मैं उनके पास बैठ गई और कहा, जी मैं सुधा की सहेली ही हूँ, मैंने भी आपको कई बार देखा है वहाँ। फिर आंटी से कई औपचारिक बातें हुई, पढ़ाई की, घर की और इधर उधर की। अच्छा लगा उनसे बात करके, पर उन्होंने और कुछ नहीं बताया। शायद घर की बात बाहर नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी
ज्यादातर बाहर वाले किसी की मुश्किल को हल करने के बजाय मजाक ज्यादा उड़ाते हैं, इसलिए हर किसी से मन की बात बांटना ठीक नहीं होता। और मैं तो उनसे अभी अभी मिली थी, मुझे भला वो क्यों बताती। फिर 2 दिन तबीयत खराब के कारण मैं वॉक पर नहीं जा पाई। तीसरे दिन निगाह आंटी को ही ढूंढ रही थी। नजर इधर उधर दौड़ाई तो आंटी बेंच पर ही थी और उनके पास ही बेंच पर एक अंकल भी थे, उन्हीं के हम उम्र, सर पर कैप थी। वो आंटी से बात कर रहे थे, ऐसे जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। मैंने पहली बार आंटी के चेहरे पर वो निश्चल हंसी देखी, खिलखिलाती हंसी जो सब कुछ लुटा देने पर भी नहीं मिलती। मैं उनके पास गई, आंटी ने मेरा परिचय कराया। इनसे मिल बेटा, ये मेरे कॉलेज के सहपाठी हैं, मिस्टर वेदांत मिश्रा। बहुत बड़े प्रोफेसर थे, अब रिटायर्ड हैं। रिटायरमेंट के बाद यहाँ आए हैं। मैं तो इतने सालों बाद अचानक पहचान ही नहीं पाई। अंकल भी बहुत कमाल की बातें करते थे, परिवार के साथ ही थे वो भी। उन्होंने अपने कॉलेज टाइम की बातें सुनाकर बहुत हंसाया और आजकल के युवा लड़के लड़कियों की लाइफ को उस जमाने से कंपेयर भी किया। आजकल के बच्चों के संस्कारों से वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बताया, नहीं मैंने पूछा। मैं तो बस आंटी को खुश देखकर खुश थी। अब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए कम और उन दोनों से मिलने ज्यादा जाया करती। आंटी की जिंदगी को जैसे पंख लग गए थे। हमेशा चुपचाप बैठकर शून्य को घूरने वाली एकदम से हंसी से परिचित होने लगी थी। उनके होठ फिर से मुस्कुराना सीख गए थे। जिंदगी में जैसे एक नई सी ऊर्जा आ गई थी और ये नयापन आया था उस पुरानी दोस्त की वजह से। मैं आंटी के लिए बहुत खुश थी। अक्सर उन दोनों के बीच बैठकर मैं भी उनकी मजेदार बातों का हिस्सा बनती। कैसे वो क्लास में दोस्तों के साथ मस्ती करते, कैसे टीचर्स को तंग करते, एग्जाम्स के दिनों की टेंशन, पास होने पर सेलिब्रेशन, दुख सुख में दोस्तों का साथ, हॉस्टल में वार्डन का रौब, कितना कुछ था उनके पास बांटने को। एक दिन मैं जब पार्क पहुंची तो आंटी दिखाई नहीं दी। लगा कि तबीयत ठीक नहीं होगी। बड़ी बेचैनी रही पूरे दिन। उन दोनों से इतना लगाव हो गया था कि 2 दिन न टिक पाने वाली मेरी मॉर्निंग वॉक को महीना होने वाला था। खैर, रात मैंने जैसे तैसे काटी। सुबह पहुंची तो ना आंटी थी ना अंकल। अब कुछ घबराहट सी हुई। सहेली को फोन लगाया, आंटी के बारे में पूछा तो बोली, पूछ मत यार, उनके बेटे बहू ने बहुत हंगामा किया। बोली कि इस उम्र में आपको ये सब करते शर्म नहीं आती? किसी से मिलने पार्क में जाती हैं आप, आज के बाद नहीं जाना आपको। ओह गॉड, बस इतना ही निकला मेरे मुंह से। मतलब अंकल आंटी को किसी ने साथ देखा और जाकर उनके बेटे को उल्टी सीधी बात बता दी और बेटे ने भी बिना सोचे समझे माँ को फैसला सुना दिया। कैसी दुनिया है ये भगवान, जहाँ लोगों को बस गंदगी दिखाई देती है। शायद अंकल के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे बार बार आंटी का वो निराशा से भरा चेहरा और फिर खिलखिलाता चेहरा याद आता और मैं तिलमिलाकर रह जाती। अरे अगर अपने पुराने साथी से चंद बातें करके 2 पल हंस लेता है कोई, तो किसी को क्या समस्या हो सकती है उससे? बस पुरुष स्त्री का एक ही रिश्ता है क्या दुनिया में? मैं अपने अंतर्मन से सवाल किए जा रही थी और झुंझलाई जा रही थी लोगों की मानसिकता पर। दूसरे दिन अनचाहे कदमों से गई पार्क में तो अंकल बैठे थे। मुझे देख खुश हुए और आंटी के बारे में पूछा कि सब ठीक है ना। मैं उनसे कुछ नहीं छुपा पाई। सुनकर बोले, बेटा ये दुनिया ऐसी ही है, किसी के लाख रोने पर भी पास नहीं आता कोई, और कोई खुश हो तो उनसे देखा नहीं जाता। बेचारी शकुंतला, मेरे कारण क्या क्या सुनना पड़ा उसे। कॉलेज टाइम में कितने अच्छे दोस्त थे हम। मैं उसके घर जाता और वो परिवार सहित मेरे घर आया करती। दोनों परिवारों में कितना प्यार था। उसके पिता मुझ पर अपने बेटे जितना विश्वास करते थे। आज ये सब सुनते तो क्या होता। छी, कितनी गंदगी भरी है लोगों के दिमाग में, कहकर वो धम्म से बेंच पर बैठ गए। मैं उन्हें देखती रही, अविचल, लगातार। कोई मदद भी तो नहीं कर सकती थी उनकी। 1-2 आदमी से लड़ना होता तो लड़ जाती, पर इस दुनिया से कैसे लड़ती? सोए हुए लोगों को तो जगा देती, पर जागते लोगों को कैसे जगाती? भारी मन से वापस आ गई ये सोचते हुए कि काश उम्र के इस पड़ाव पर घर में उस घुटन भरी जिंदगी की बजाय वो भी अपने मुताबिक सुकून की सांसें ले पाते। काश उनके चेहरे पर वो निश्चल मुस्कान खिली रहती। काश बिना किसी रिश्ते में बांधे लोग 2 दोस्तों को अपनी जिंदगी जीने देते। इस कहानी का अंत इसी काश के साथ हो जाता, मगर मैंने होने नहीं दिया। मैंने अंकल और आंटी की कहानी सुधा को बताई, उनके पारिवारिक संबंधों के बारे में बताया। सुधा मुझे लेकर आंटी के घर गई। जैसे ही दस्तक दी, आंटी का चेहरा खिल उठा मुझे देखकर। बड़ी आत्मीयता से मिली मुझसे। उनके बेटे बहू भी आ चुके थे। वो भी उसे छोटी बहन की तरह मानते थे।
इतना अपनापन था दोनों घरों में कि आपस में कुछ पूछ या समझा सके। सुधा ने उन्हें अंकल के पास्ट के बारे में बताया और आंटी के मम्मी पापा के साथ अंकल के संबंध एक बेटे जैसे थे ये भी बताया। कितनी आत्मीयता और अपनापन था दोनों परिवारों में, ये जानकर उनके बेटे को बहुत पछतावा हुआ। उसने आंटी से भी माफी मांगी और अंकल से भी। अंकल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हमेशा सच्चाई की राह पर चलो और बेवजह किसी से मत डरो। आज आलम ये है कि अंकल पार्क में ही नहीं, आंटी के घर भी आते हैं। सब साथ बैठकर कुछ खुशनुमा पल साथ बिताते हैं और उन्हें खुश देख मेरा मन भी खुशी से भर जाता है। इस कहानी को तो मैंने सुखांत में बदल दिया, पर हर कहानी का ये अंजाम नहीं होता, खासकर ऐसी कहानियों का जिसमें जीवन की शाम में तन्हा बैठे बुजुर्ग किसी से अपने मन की बातें साझा करने की राह तकते हैं, फिर वो उनकी संतान हो, उनके अपने हो या फिर कोई दोस्त। और ऐसे में सिर्फ इसलिए कि वो स्त्री और पुरुष हैं, उन पर उंगली उठाकर उनसे थोड़ा सा मुस्कुराने का हक छीन लेना कहाँ तक उचित है। सचमुच बड़ी मार्मिक घटना का जिक्र था इसमें। लेकिन हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम श्रृंखला के 24 एपिसोड सुनने के बाद हमें लगता है देश के बहुत सारे घरों के सदस्यों को कई बातें समझ में आई होगी। योजनाओं के साथ साथ बुजुर्गों के सम्मान में अपना अभिमान समझने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई होगी। वैसे दादाजी, सच कहूँ तो जितना हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्गों की कहानियाँ सुन रहे हैं, उतना ही मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये योजनाएं हमारे समाज में कितनी जरूरी है। अभी जो कहानी हमने सुनी वो सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन सोचिए ऐसे कितने ही दादाजी दादी, नाना नानी होंगे जो बस किसी के सहारे, किसी मदद, किसी उम्मीद की तलाश में हैं। जब तक उन्हें ये मदद नहीं मिलती तब तक उनकी जिंदगी में निराशा का अंधेरा छाया रहता है। लेकिन जैसे ही कोई योजना उनकी मदद करती है तब उन्हें महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं। बस वहीं से उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा आ जाती है। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी। मैं तो कहता हूँ बुजुर्ग हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके बिना यह समाज अधूरा है। हम सब उन्हीं के अनुभव से सीखकर बड़े हुए हैं। लेकिन जब उनकी जरूरतों का समय आता है तब अगर हम मुंह मोड़ लें तो यह समाज भला आगे कैसे बढ़ सकता है। ये योजनाएं कोई दान या एहसान नहीं है, बल्कि यह हमारे बुजुर्ग के अधिकार हैं। सरकार द्वारा चलाई गई ये पहल उन्हें वह आत्मसम्मान और सुविधा देती है जिनकी उन्हें नितांत आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक कहा दादाजी आपने। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये योजनाएं सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें बुजुर्गों के संपूर्ण जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। मसलन कुछ योजनाएं उन्हें आर्थिक सहायता देती है, कुछ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, तो कुछ उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। और इतना ही नहीं, अब डिजिटल इंडिया के तहत भी कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि बुजुर्गों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल सके। पहले के समय में बुजुर्गों को अपने हक के लिए दफ्तर दफ्तर भटकना पड़ता था। कई बार तो लंबी कतारों में खड़े रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता था और कुछ तो इतनी तकलीफ में होते थे कि आवेदन भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिकतर योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो ताकि जरूरतमंद बुजुर्ग घर बैठे ही इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। और यह सब संभव हो पाया है समाज में जागरूकता बढ़ने के कारण। जब तक हम खुद इन योजनाओं के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम अपने आसपास के बुजुर्गों को इनके लाभ नहीं दिलवा सकते। हाँ दादाजी, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। कई बार तो ऐसा होता है कि योजनाएं होती है, सुविधाएं भी उपलब्ध होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे बुजुर्ग उन तक पहुंच ही नहीं पाते। और अगर वे आवेदन करने के लिए किसी से मदद मांगे तो कभी कभी लोग उन्हें गुमराह कर देते हैं। ये वाकई में दुखद है। तभी तो हमारा यह कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है। हमें अपने श्रोताओं के माध्यम से यह संदेश देना है कि अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग है जिन्हें इन योजनाओं की जानकारी नहीं है तो उनकी मदद कीजिए। उन्हें बताइए कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी है, और अगर वे खुद आवेदन करने में असमर्थ हैं तो उनके लिए आगे आइए। क्योंकि लक्ष्मी, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं होती,
अगर हम एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं तो हमें अपने पड़ोस, अपनी गलियों और अपने शहरों में रहने वाले सभी बुजुर्गों का उतना ही ख्याल रखना होगा जितना हम अपने परिवार के बुजुर्गों का रखते हैं। बिल्कुल दादाजी, और इसी सोच के साथ हमें अपनी इस पहल को आगे बढ़ाना होगा। आज जब हम इस अंतिम एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये कार्यक्रम यही समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। हमने जो ज्ञान अर्जित किया, जो कहानियाँ सुनी, जो सीख मिली, उन्हें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। ये बदलाव तभी संभव होगा जब हम न सिर्फ सुने बल्कि अपनी ओर से एक छोटा सा कदम भी उठाएं। अरे वाह लक्ष्मी, क्या बात कही तुमने। यही तो असली भावना है इस कार्यक्रम की, सिर्फ बातें नहीं बल्कि कार्रवाई भी। और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे अगले मेहमान इन योजनाओं के बारे में हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं। तो श्रोताओं, अब वक्त आ गया है कि हम कुछ और प्रेरणादायक कहानियाँ सुने उन बुजुर्ग दोस्तों से जो न केवल इन योजनाओं के लाभार्थी है बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। हम जब किसी योजना के बारे में सुनते हैं तो ये जानना भी उतना ही जरूरी हो जाता है कि इसका असली असर जमीन पर कैसा हो रहा है। क्या ये योजनाएं वास्तव में हमारे बुजुर्गों के जीवन में बदलाव ला रही है? क्या उनका दैनिक जीवन पहले से बेहतर हुआ है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे सीधे उन बुजुर्गों से जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ उठाया है और अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। तो श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं श्री नरेंद्र जी का, जो हमें अपनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि नरेंद्र जी न केवल इस योजना के लाभार्थी है बल्कि अब हमारे अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। नमस्कार नरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सच कहूँ तो मैंने जब पहली बार इस योजना के बारे में सुना था तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि सरकार सचमुच बुजुर्गों के लिए इतना कुछ कर रही है। हमें तो हमेशा यही लगता था कि बुजुर्गों को उनकी किस्मत के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब मैंने खुद इस योजना के लिए आवेदन किया और फिर हर महीने मेरी पेंशन मेरे खाते में आने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि बदलाव सच में आ गया है। पहले किसी न किसी से मदद मांगनी पड़ती थी। घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए भी बेटे बहू के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जब से यह पेंशन मिलने लगी है मुझे किसी पर निर्भर रहना ही नहीं पड़ता। अब तो मैं अपनी छोटी मोटी इच्छाएं भी पूरी कर सकता हूँ। अगर चाय पीने का मन हो तो खुद जाकर चाय की टपरी पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार सकता हूँ। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते मैंने अपनी नातिन को एक छोटा सा तोहफा भी खरीद कर दिया। पहले ये सब करना मुश्किल था क्योंकि हर खर्च को सोच समझकर करना पड़ता था। अब मैं पहले जैसा आत्मनिर्भर महसूस करता हूँ। जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। जब इंसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं तो उनकी इज्जत भी बनी रहती है। अब तो मेरे पोता पोती भी मुझे बोलते हैं, दादू आप तो बहुत कूल हो गए हो। तो बस यह पेंशन नहीं, मेरे लिए सम्मान की पेंशन है। वाह भाई नरेंद्र, सच में आपकी यह जानकारी सुनकर दिल खुश हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा, आर्थिक आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसों की बात नहीं होती बल्कि यह आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात होती है। जब इंसान अपने दम पर अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है तो उसका आत्मविश्वास भी दोगुना हो जाता है। और आपकी यह बात सुनकर मुझे पूरा यकीन है कि जो भी बुजुर्ग इस समय हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके अंदर भी यह प्रेरणा जागी होगी कि वे भी इस योजना का लाभ उठाएं और अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाएं। श्रोताओं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। हमारे देश में ऐसे लाखों बुजुर्ग हैं जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और अपने जीवन को एक नए जोश के साथ जी रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई बुजुर्ग है जिन्हें इस योजना की जानकारी नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें इसके बारे में बताएं और उनकी मदद करें। तो नरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, अगर आपको इस योजना के बारे में पहले से ही पता चल जाता तो क्या आपको लगता है
कि आपका जीवन और पहले से बेहतर हो सकता था? अरे भाई बिल्कुल, अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं इतनी चिंता ही नहीं करता। कई साल तक तो मैं सोचता था कि बुजुर्ग होने का मतलब सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना है, लेकिन अब समझ में आया कि अगर सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो बुजुर्ग भी अपने जीवन को सम्मान और खुशी से जी सकते हैं। इसलिए मैं सभी बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि डरिए मत, शर्माइए मत, यह आपका अधिकार है और जब सरकार आपके लिए इतना कर ही रही है तो आपको भी आगे बढ़कर इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने नरेंद्र जी। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी यह प्रेरणादायक कहानी हमारे साथ साझा की। आपकी बातों ने आज बहुत से श्रोताओं के दिल को छू लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह खुश और स्वस्थ रहें और जब भी आए तो हमें एक कप चाय जरूर पिलाएं। हाँ बिल्कुल भरत भाई, वो भी कड़क चाय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सुना आपने, नरेंद्र जी की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान जरूरी है और यह संभव है अगर हम सही जानकारी लें और इन सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठाएं। अगर आप भी इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप या आपके परिचित इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। श्रोताओं, हम आपको बता देना चाहेंगे कि आज का ये खास कार्यक्रम सिर्फ सूचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन जिंदगियों की सच्ची कहानियों को आपके सामने लाने का प्रयास है जो इन योजनाओं से बदल गई है। आज हम आपको उन बुजुर्गों से मिलवा रहे हैं जिनसे पिछले 3 महीनों में हमारे रेडियो की टीम ने खुद जाकर मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, उनके अनुभव साझा किए और सबसे अहम बात, उनके जीवन में आए बदलावों को करीब से महसूस किया। श्रोताओं, ये वे लोग हैं जिन्होंने न केवल सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाया, बल्कि अब वे आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हमारी टीम ने शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर यह जाना कि बुजुर्गों की जिंदगी में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमने देखा कि कई बुजुर्ग ऐसे थे जो पहले आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें सही समय पर सही मदद मिली, चाहे वो फाइनेंशियली एडवाइस हो या फिर हेल्थ सपोर्ट, तो उनका जीवन ही बदल गया। जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान की जिंदगी की कल्पना कीजिए जो वर्षों से आर्थिक तंगी को झेल रहा था, जिसके पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी पैसे नहीं थे, जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर था और आत्मसम्मान की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्हें सरकार की पेंशन योजना के बारे में पता चला और इसका लाभ मिलना शुरू हुआ, तो वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए और अब उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने छोटे मोटे खर्चे खुद उठा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, उनका आत्मसम्मान वापस लौट आया है। और दोस्तों, इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के इस अभियान ने। यह सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील प्रयास है जिससे हमारे बुजुर्गों को संवाद, सहारा और सम्मान मिला है। हमारे रेडियो नेटवर्क और इस मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि हर बुजुर्ग की आवाज सुनी जाए, उन्हें समझा जाए और उनकी मदद की जाए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब उन्हें लगने लगा है कि वे अकेले नहीं हैं। और हाँ श्रोताओं, अब वे अपने जीवन को न केवल सम्मान के साथ जी पा रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। पहले जो लोग खुद बेबस और असहाय महसूस करते थे, अब वे अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अपने आसपास के बुजुर्गों की मदद भी कर रहे हैं। यही तो असली बदलाव है जो इस पहल की सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, आज का यह एपिसोड जितना खास था, उतना ही दिल को छू लेने वाला भी। हम सभी के जीवन में बुजुर्गों का एक अनमोल स्थान है। वे हमारे परिवार की जड़ें हैं, अनुभव का खजाना है और हमारी संस्कृति व परंपराओं के सच्चे वाहक हैं। आज हमने उन सच्ची कहानियों को सुना
जो यह साबित करती है कि अगर सही समय पर सही सहायता मिले तो बुजुर्गों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों को उनका खोया हुआ आत्मविश्वास, उनका हक और समाज में उनकी गरिमा वापस दिलाने का प्रयास है। तो श्रोताओं, आज जिन कहानियों को हमने सुना उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि बुजुर्गों की खुशियों में ही हमारी असली खुशी छिपी होती है। जब वे आत्मनिर्भर महसूस करते हैं, जब वे मुस्कुराते हैं, जब उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनके चेहरे की चमक ही हमें बताने के लिए काफी होती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सरकार की ये पहल एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। सच में लक्ष्मी, यह सफर जितना खूबसूरत था उतना ही प्रेरणादायक भी। आज हमने जाना कि हमारी थोड़ी सी जागरूकता और सही जानकारी हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। इसीलिए हमारी आप सभी श्रोताओं से यह गुजारिश है कि अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग है जिन्हें इन योजनाओं के बारे में पता नहीं, तो उन्हें जरूर बताइए और हो सकता है आपकी दी गई एक छोटी सी जानकारी उनके लिए वरदान साबित हो। और हाँ दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने घर, मोहल्ले, अपने शहर के बुजुर्गों के बारे में सोचें, उनसे बात करें और अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत है तो उनका हाथ थामें। आखिरकार जब वे हमारे बचपन में हमारे लिए खड़े थे, तो अब हमारी बारी है कि हम उनके बुढ़ापे में उनके साथ खड़े हों। तो दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड के साथ हम इस अभियान के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। लेकिन यह केवल एक रेडियो शो का समापन नहीं है, बल्कि यह एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण की शुरुआत है। बुजुर्ग सिर्फ समाज का एक हिस्सा नहीं है, वे हमारे अनुभव, हमारी धरोहर और हमारे भविष्य का आधार है। आइए मिलकर यह प्रण लें कि हम न केवल सरकार की इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, बल्कि अपने बुजुर्गों के प्रति ही संवेदनशीलता, प्यार और सम्मान को भी बढ़ावा देंगे। तो बस श्रोताओं, पिछले 4 महीने के प्रेरणादायक सफर को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन हमारी बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। ये सिलसिला तो चलता रहेगा जब तक हर बुजुर्ग को उनका हक नहीं मिल जाता। आप सभी श्रोताओं का इस पूरे अभियान में हमारे साथ रहने के लिए दिल से धन्यवाद। यह रेडियो शो भले ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन आपकी जागरूकता और मदद की भावना इसे हमेशा जीवित रखेगी। और हाँ, हमेशा याद रखिए, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो इसी सकारात्मक संदेश के साथ हम लेते हैं विदा। मिलते रहेंगे नए विषयों, नए कहानियों और नई प्रेरणाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो दस्तार।